हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वनरोगा स्पेशल टेस्ट के अंतर्गत ये आपका टेस्ट नंबर 16 है। इसमें चैप्टर 24 जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान और चैप्टर 25 जो कि वन पारिस्थितिकी है, इससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर चैप्टर वाइज हम टेस्ट कोर्स में अपने करा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ टेस्ट मिलेगा और इसके साथ ही 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी को आपको लगा लेते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट 60+ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट 60+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम में आपके आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसकी जानकारी, आप कोर्स की जानकारी 9807342092 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर उससे पहले हम बता दें, यहाँ पर 30 अंक कम से कम यहाँ पर आपको लाना है इस टेस्ट में। और यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन यहाँ पर लगभग किया हुआ है, तो इसको जरूर पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप पूरा 50 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन आपके कम से कम यहाँ पर इस टेस्ट से कम से कम यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार का पहचान कीजिए। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये समानता महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। ओक, चीड़, यूकेलिप्टस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के वन है आपके? उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, यानी कि पहला सदाबहार है, दूसरा पर्णपाती है, तीसरा आपका शीतोष्ण सदाबहार है और शीतोष्ण पर्णपाती है। तो बताइए किस प्रकार के वन है? देखिए, आपका उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत कई प्रकार के वन आते हैं और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत भी कई वन आते हैं। शीतोष्ण सदाबहार भी होता है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है, उसके हिसाब से कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, ये आपका सी नंबर होगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये आपके महाद्वीपों के पूर्वी किनारों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्वी किनारे जो होते हैं, यहाँ पर ठंडियाँ होती हैं महाद्वीपों के। पश्चिमी किनारे क्या होते हैं? रेगिस्तानी होता है अधिकतर महाद्वीपों का, या शुष्क मौसम होता है यहाँ पर। तो इस कारण से यहाँ पर पूर्वी किनारा पूछा है, तो शीतोष्ण रहेगा आपका, और जो पेड़ दिए गए हैं उस हिसाब से ये आपका शीतोष्ण सदाबहार रहेगा। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में दिया गया है। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित है और आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर पाए जाते हैं। ये कठोर मुलायम दोनों प्रकार के लकड़ी के पेड़ होते हैं। ओक हो गया, पाइन, यूकेलिप्टस, ये सब पेड़ इसमें मिलते हैं आपके। इसके अलावा ये कहाँ पर मिलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया और दक्षिणी चीन हो गया, इन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिया गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दिया गया है और शीतोष्ण पर्णपाती वन दिया गया है। इनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उससे रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही जो भी आपकी यहाँ पर डाउट होंगे वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को यहाँ पर आता होगा, जो लोग भी यहाँ पर वनरोगा की तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर के एम मुंशी, पंडित रामचंद्र मिश्र या सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ही नाम आपने बहुत बार यहाँ पर सुना होगा, डॉक्टर के एम मुंशी। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी इनका नाम था। तो पूरा ये आपका हो जाएगा, यानी कि बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका देख सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस वृक्ष की लकड़ी द्वारा टिकाऊ मजबूत नाव बनाई जाती है? तो टिकाऊ और मजबूत की बात की जाए और साथ ही नाव की, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है देवदार, चीड़, साल, सागौन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सागौन। ये आपका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सागौन का वृक्ष होता है काफ़ी टिकाऊ होता है, नाव के लिए ये उपयुक्त होता है। तो केवल एक ऑप्शन में आपका दे रहा हो, तो सागौन यहाँ पर आपका 100% सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसका देख लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन क्या किया गया है यहाँ पर। तो देखिए, सागौन जो होता है इसको टेक्टोना ग्रैंडिस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रैंडिस ये नाम आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर दे रखा है। और ये लेमियासी परिवार का है, यानी पेड़ों का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम आपका दिया गया है इस पेड़ का। और ये पेड़ आपका पर्णपाती यहाँ पर होता है। और इसके अलावा यहाँ पर सागौन की ताज़ा लकड़ी में चमड़े की तरह गंध आती है, और विशेष रूप से इसकी स्थायित्व और पानी प्रतिरोध के लिए, यानी कि पानी प्रतिरोध है, मतलब पानी नाव क्योंकि बनाया जाता है तो आर पार पानी ना आ पाए, ज़्यादा वहाँ पे मतलब सीलन ना हो, ये इस प्रकार का आपका लकड़ी होता है। तो काफ़ी इसकी लकड़ी से काफ़ी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे आपका फर्नीचर, नक्काशी और भी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सागौन की आपकी लकड़ी होती है। तो यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पारितंत्र का एक कार्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, पारितंत्र का कार्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्रण, पारिस्थितिकी अनुक्रम या पारितंत्र को सीमित बनाए रखना,
समस्थापन या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणाली। तो यहाँ पर बताइए क्या कार्य यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर पारिस्थितिकी अनुक्रम या पारितंत्र को सीमित बनाए रखना। देखिए पारितंत्र जो होता है या पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो अपने आप को सीमित नहीं रखता है, वो चाहता है जितना ज़्यादा हम यहाँ पर फैल सकें वो उतना फैलना चाहता है। तो सीमित बनाए रखना इसका काम नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और इसके अलावा पुनर्भरण नियंत्रण प्रणाली भी होती है, मतलब कोई चीज़ें नष्ट होती है तो प्रकृति खुद उसको अपने आप में पुनर्भरण करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कोई इंसान उसको नष्ट कर रहा है तो फिर वो नहीं हो पाता है। इसी कारण आपका जलवायु असंतुलन होता है या पारितंत्र पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी डिटेल दिया गया है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े सभी आपका पारितंत्र के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। एक तालाब अपने आप में भी एक पारितंत्र होता है, एक समुद्र अपने आप में पारितंत्र होता है, एक आप कोई वन होता है वो भी अपने आप में एक पारिस्थितिकी यहाँ पर तंत्र विकसित करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। और इस शब्द का जो है रचना जो की थी वो टेंसले द्वारा की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तालाब पारितंत्र का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वनस्पतियाँ भी होती हैं जो कि प्राथमिक उत्पादक आपके हो गए, उसके अलावा वनस्पतियों को खाने वाले जीव भी होते हैं और उन जीवों को खाने वाले भी जीव होते हैं तालाब के अंदर भी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, छोटा पारितंत्र ये होता है और बड़े स्तर पर आपका महासागर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, लाख के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सेकेंड है, तीसरा है, प्रथम है या चतुर्थ है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाख के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, फर्स्ट स्थान है खाद्यान्न उत्पादन में, यानी गेहूं चावल ये सबको मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है। तो इस आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कत्था बनाने में प्रयुक्त खैर के वृक्ष उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो देखिए खैर के वृक्ष आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, अलीगढ़, सहारनपुर, पीलीभीत या सोनभद्र। तो खैर के वृक्ष जो अधिकतर पाए जाते हैं, ये यहाँ पर मत देखिए कि किस जलवायु में पाए जाते हैं, वो जलवायु तो आपकी हो गई, लेकिन कोई चीज़ें एक जिले में या एक प्रदेश में वो ज़्यादा मात्रा में होती है, भले वहाँ पर उसके अनुकूलित थोड़ी कम जलवायु हो तब भी वो वहाँ पर ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, अलीगढ़। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए खैर का वास्तविक नाम यहाँ पर देखिए वानस्पतिक यानी नाम दिया गया है, यानी कि वही वैज्ञानिक नाम भी जैसे जीवों का होता है वैसे पेड़ क्योंकि इनका वानस्पतिक नाम रखा जाता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ये एक प्रकार का बबूल है और जिसे कथकीकार और सोनकीकर भी कहते हैं, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है आपका, और ये मुख्य रूप से आपका भारत, पाकिस्तान इन सब देशों में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें बबूल की तरह भी गोंद निकलती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये गोंद काफ़ी काम की होती है और इस वृक्ष की लकड़ी के टुकड़ों को उबालकर निकाला जाता है, जमाया जाता है, रस को पान में चूने के साथ मिलाकर वही आपका कत्था बनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, स्प्रूस और देवदार किस वन में पाए जाते हैं? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। विश्वतीय वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, मानसूनी वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन। वहाँ पर आपके स्प्रूस और देवदार इसके वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका देख लेते हैं एक्सप्लेन क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है और प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन होता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार चौड़ी पत्तियां जैसे कि ओक, चेस्टनट, फ्रैगमेंट आदि पाए जाते हैं। और 1500 से 3000 के बीच आपके क्या मिलते हैं? शंकुधारी वृक्ष जैसे देवदार हो गया, ये सब हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर आपके समशीतोष्ण वन और घास के मैदान जिनको अल्पाइन वनस्पति कहा जाता है वो सब मिलते हैं। तो ये सब यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपके जो पश्चिमी घाटी जो होती है आपकी, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होता है और नमी वाले स्थान जो होते हैं वहाँ पर आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और केरल में हो गया खासी, गारो खासी, जयंतिया की पहाड़ियों पर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये आपके कहाँ पर है? मेघालय में। तो यहाँ पर भी बरसात होती है, इसलिए यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। और ये आपका जो देवदार वगैरह होंगे वो आपका यहाँ पर शीतोष्ण शंकुधारी वन के अंतर्गत ये आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार देश की लगभग ऊर्जा का आवश्यकता पूर्ति करते हैं। जो वन होते हैं वो देश की लगभग कितनी ऊर्जा का आवश्यकता का पूर्ति करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार? तो ऑप्शन है 40%, 30%, 20% या 10%। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 40%। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन,
राष्ट्रीय आय वानिकी 1970-71 में वन संपदा का घरेलू उत्पादन में योगदान कितना था। तो ये आपकी 1970-71 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 0.56, 0.66, 9.7 या 0.86। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 0.86%। इतना आपका योगदान था वन संपदा का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जीडीपी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सतत विकास लक्ष्य SDG 1 का यहाँ पर क्या मतलब है, उसमें क्या लक्ष्य रखा गया है। तो वो आपको बताना है। कोई गरीब नहीं, कम असमानता, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार खपत और उत्पादन। क्या रहेगा इनका? आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कोई गरीब नहीं, यानी गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य SDG 1 में रखा गया है। और यहाँ पर टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं जो कि 2030 तक पूरा करना है उन देशों को जिन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर किया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 एजेंडा भी इसको कहा जाता है। और ये आपका संयुक्त राष्ट्र जो आपका है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में इसको अपनाया गया था। और 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और 169 यहाँ पर उद्देश्य इसके हैं। और इसको 193 देशों जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है उन सभी को यहाँ पर ये अपनाना है। मतलब 2030 तक जितने भी आपके 17 लक्ष्य हैं उनको यहाँ पर पूर्ति करना है, पूरा करना है। तो ये यहाँ पर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो 17 लक्ष्य दिए गए हैं उनको यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 रख देगा और एक अलग रख देगा, जिससे पूछा जाएगा कौन लक्ष्य नहीं है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए गरीबी की समाप्ति, भूखमरी से मुक्ति, यानी दूसरे में SDG 2 में रखा गया है। और SDG 3 लोगों के लिए स्वास्थ्य की बात करता है। और बाकी भी अन्य सारे हैं, पूरा आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यदि यहाँ से आता है तो आप आसानी से कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। गैर इमारती वन उपज NTFP का राष्ट्रीयकरण विभिन्न राज्यों में कब किया गया? 1980-90 के बीच, 1970-80 के बीच, 1950-60 के बीच या 1960-70 के बीच। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 1960-70 के बीच। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, गैर इमारती वन उपज क्या होते हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए NTFPS वन संपदा की महत्वपूर्ण देन है। लगभग सभी महत्वपूर्ण जो आपके गैर इमारती वन उपज जैसे कि बांस हो गया, साल हो गया, जो मतलब इमारत में जिन लकड़ियों का उपयोग नहीं होता है, मतलब समझ लीजिए लकड़ी के अलावा जो अन्य भी चीज़ें यहाँ पर लकड़ी से रिलेटेड होती हैं, और इसके अलावा जो लघु वन उपज होते हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तेंदू के पत्ते हो गए, इन सब का राष्ट्रीयकरण किया गया और इनको सरकारी एजेंसियों को बेचा जा सकता है, सरकारी एजेंसियों को यहाँ पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा NTFP का राष्ट्रीयकरण 1960-70 के दौरान विभिन्न राज्यों में किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एक समान वृक्ष अपने औसत जीवन काल में हमें लगभग कितने रुपए का लाभ पहुंचाता है। तो ये हमने जो नोट्स दिया हुआ है आपको, उसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये भी उसमें लाइन के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 22 लाख, 23 लाख, 33 लाख या 35 लाख। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 22 लाख का हमको क्या पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है अपने औसत जीवन काल में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, पर्माफ्रॉस्ट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका हमने एक अलग से पूरा पेज आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पर, सभी के लिए अवेलेबल था। उसमें बताया गया था कि पर्माफ्रॉस्ट क्या होते हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरह उनका यदि नुकसान होता है तो पूरे आपका ग्लोबल वार्मिंग और पूरे जलवायु परिवर्तन पर क्या असर पड़ता है। तो वो सभी उसमें बताया गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से आपके ऑप्शन दिए गए उनको देख लेते हैं। टुंड्रा बायोम में पाए जाते हैं, पर्वतीय पहाड़ी मैदान में पाए जाते हैं, टैगा बायोम में पाए जाते हैं या समशीतोष्ण घासीय बायोम में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये पाए कहाँ जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ये टुंड्रा बायोम यानी कि जहाँ पर अधिक मात्रा में ठंडी होती है, जहाँ पे बर्फ़ जमा होता है, मतलब पृथ्वी यानी कि जो धरती है, मिट्टी के ऊपर बर्फ़ जहाँ पर जमा होता है कई सालों तक, वहाँ पर ये पर्माफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। इसका यहाँ पर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग मतलब कम से कम 2 वर्ष तो होना चाहिए मिनिमम, ज़्यादा और भी ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर देखिए माइनस में आपका तापमान होना चाहिए, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान हो और बर्फ़ जमी हुई अवस्था में हो, वहाँ पर पर्माफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। और ये पर्माफ्रॉस्ट मिट्टियों में पत्तियों, टूटे हुए वृक्ष आदि के रूप में होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी वो जमे रहते हैं। और जब गर्मी होती है और ये कार्बन से युक्त होते हैं, पूरा कार्बन होता है एक प्रकार से, और जब गर्मी होती है तो बर्फ़ पिघलता है, तो जो धरती के अंदर वो जमे हुए हैं वो भी पिघलते हैं। तो वो पिघलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर क्या होता है, अपघटन होने लगता है और जो वातावरण में है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ ट्राइफेड कब अस्तित्व में आया? 1984, 87, 86 या 85। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लगभग सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। 1987 में ट्राइफेड जो है इसकी स्थापना हुई या अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे देखिए 1987 में ट्राइफेड, जिसको जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। और मुख्य रूप से ट्राइफेड का क्या काम है, जनजातियाँ जो होती हैं आपके, और उनकी यहाँ पर उनके विषय में कानून संबंधी जो है नियम बनाना इसका काम होता है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। और विभिन्न स्थानों पे 15 क्षेत्रीय कार्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
अभी इसने ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2020 को अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, वन धन विकास योजना कब लॉन्च हुई थी? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन है मार्च 2018, नवंबर 2018, अप्रैल 2018 या अक्टूबर 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अप्रैल 2018। यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 अप्रैल 2018 को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन के मौके पर शुरू किया गया और बीजापुर में ये शुरू किया गया था, छत्तीसगढ़ में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है? देवदार, चीड़, साल या सागौन? तो सही आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका देवदार जो होता है सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। ये आपका पहाड़ों मतलब जो ऊंचे सबसे पहाड़ होते हैं लगभग वहाँ भी मिलता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ऐसा नहीं कि देवदार नीचे नहीं पाया जाता, नीचे भी मिलता है उष्णकटिबंधीय वनों में या वर्षा वनों में, लेकिन ऊंचाई पर भी ये सर्वाधिक ऊंचाई पर भी मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाकी नहीं मिलते हैं। तो देवदार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल इसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए देवदार हिमालय से 1500 से 2500 काफ़ी ऊंचा है। हिमालय में बात कर रहा है, ये समुद्री तल से की बात नहीं कर रहा है, इस ऊंचाई पर ये मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा देवदार। और चिड़ जो होता है वो 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर ही मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पर देखिए वन दरोगा से रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स, वीडियो या टेस्ट सीरीज लेना हो, प्राप्त करना हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल भेजी जाएगी और जहाँ से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी भी टाइम काफ़ी बचा हुआ है, 15 दिन अभी आपके हैं एग्जाम डेट से 30 अप्रैल को, क्योंकि आपका एग्जाम डेट लगा हुआ है। डेट यदि एक्सटेंड होती है तो आपके लिए और फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा, लेकिन अभी 15 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट से डायरेक्ट 60+ जितने भी हमने टेस्ट कराए हैं 60+ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा और इस नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं। 9807342092 है और इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन भी रखा गया है जिससे आपकी सिंपल क्वेश्चनों में जो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन यदि आप गड़बड़ करते हैं तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करिए, इसलिए सिंपल क्वेश्चन को रखा गया कि जिससे आप ज़्यादा रिवीजन कर सकें। और सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात कर रहा है, परसेंटेज की नहीं बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल किसमें सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में, सभी को पता होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। और परसेंटेज किसका ज़्यादा है? तो वो मिजोरम का ज़्यादा है। दोनों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे प्रतिशतता के मामले में किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के मामले में वृद्धि हुई है। जो आपका 2021 का जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें 2019 से 2021 के बीच। और एरिया वाइज यदि पूछ ले तो आंध्र प्रदेश आपका आएगा। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि एरिया आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि परसेंटेज वाइज आपका तेलंगाना में ज़्यादा बढ़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा आपका जो वन क्षेत्र यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका डिटेल दिया गया है यहाँ पर, तो उसको आप देख सकते हैं एक बार। शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं वन क्षेत्र में वृद्धि जिनमें हुई है? तो आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया वाइज हुई है। और यदि परसेंटेज की बात करें तो तेलंगाना होगा, और तेलंगाना सेकंड में है एरिया वाइज, 632 वर्ग किलोमीटर है और इसका 647 है आंध्र प्रदेश का, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा शीर्ष राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा वन है वो आपके यहाँ पर कौन सा है? वो आपका मध्य प्रदेश आएगा। इसके अलावा कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण, यानी परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन आवरण किस में है? तो वो मिजोरम में है सबसे ज़्यादा। परसेंटेज की बात करें तो ध्यान रखिएगा, और वन आवरण की, वृद्धि की बात नहीं की जा रही, ध्यान रखिएगा, वन आवरण की बात की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एरिया वाइज वन आवरण, एरिया वाइज आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश है और परसेंटेज वाइज मिजोरम है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बाकी भी हैं और 4 कम से कम आप जो शुरू के हैं उनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक विशेष राज्य निम्नलिखित की विशेषताएं हैं, वो कौन सा है? तो यहाँ पर विशेषताएं देखिए, ये उसी अक्षांश पर है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका 80% क्षेत्र वन आच्छादित है और इस राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करता है। तो यहाँ पर देखिए जो राजस्थान से होकर अक्षांश जाता है वो आपका इधर जाकर यहाँ पर कहाँ पर आता है? इसके लिए आपको भारत का मैप यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा क्योंकि वन है तो वन आपका हमेशा पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर जो इस अक्षांश पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश यहाँ पर अक्षांश फिर बदल जाएगा आपका, उसी अक्षांश पर रखना है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में जब जाएंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो 3 कथन लिखे गए हैं इसको सूट करते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 को प्रभावी करवाने को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? अब ध्यान रखिएगा इसको, यानी कि
यहाँ पर नोडल एजेंसी पूछा गया है जो अनुसूचित जनजाति और वन निवासी, इनको अन्य पारंपरिक वन निवासी भी, यहाँ पर कुछ अन्य निवासी भी होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 को करवाए, मतलब इसकी देख रेख किस मंत्रालय के अधीन है, ये पूछा जा रहा है सीधे सीधे। ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो देखिए इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी गई है, जिसको आप पढ़ते हैं तो वहाँ से और भी चीज़ें क्लियर आपके होंगे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको तैयार होंगे, और जो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। ऑप्शन है चारागाह, रेगिस्तानी, वन पारिस्थितिकी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चारागाह पारिस्थितिकी ये तो घास वाले मैदान हो गए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य श्रृंखला नहीं मिलेगी। क्यों? चारागाह वाले में कुछ चीज़ें ही होती हैं जो आपकी ये वनस्पति चरते हैं। उसके बाद जो मांसाहारी जानवर होते हैं इसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो चारागाह वाला इलाका होता है, क्योंकि मांसाहारी को चारागाह से नहीं मतलब है, क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो घास फूस खाएंगे, वो इसमें ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जो आपका यहाँ पर रेगिस्तानी में तो वनस्पतियाँ बहुत कम मात्रा में मिलती है, तो आपको यहाँ पर सबसे कम खाद्य श्रृंखला देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो वन पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि यहाँ पर शाकाहारी जानवर तो होंगे ही, इसके साथ मांसाहारी भी जानवर ज़्यादा मात्रा में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके रहने के लिए यहाँ पर जंगल मिल गया, क्योंकि आवास मिल गया, घास में जो है आपका शाकाहारी जानवर मिल जाएंगे, लेकिन मांसाहारी वहाँ पर रहने वाले नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर खाद्य श्रृंखला क्या होता है, जितना ज़्यादा हो, जैसे उत्पादक आपका हो गया, प्राथमिक उत्पादक हो गया, उसके बाद उसके ऊपर आपके उपभोक्ता आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आएगा। तो इस तरह जितनी ज़्यादा श्रृंखला बनेगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर उसको खाद्य श्रृंखला कहा जाएगा। तो ये क्षेत्र आपका देखिए यहाँ पर वन पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से होगा वो आपका सी नंबर सही होगा। बाकी सब में कम मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, 1 से 2 मिलेंगे या 2 से 3, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जबकि वन में आपका 4 तक जाएगा और अधिकतम 4 ही होता है, 5वां भी आपका जो शेर आपके होते हैं और जो बाघ वगैरह होते हैं वो सब 5वें स्तर पे आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखिए पूरा डिटेल हमने यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर वनों से रिलेटेड दिया गया है, इसके अलावा घास पारिस्थितिकी तंत्र को भी दे दिया गया है और वन पारिस्थितिकी तंत्र को भी दिया गया है, जिसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो सब दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 1980, 1982, 1984, 1988। तो काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन होगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। बहुत ही पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन ही आपका ये बनता है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1988 में संशोधन हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन जीवन की विशेषता वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो जिसमें वनस्पति, मिट्टी, जलवायु सब मिलता है, आपका क्या कहलाता है, वो पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जीवोम हो गया, जैव प्रणाली हो गया, जैविक क्षमता हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ पर वो जीवोम कहलाता है, जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी पारिस्थितिक तंत्र में तो आपके जैविक अजैविक सब घटक आ जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ही चीज़ों की बात की गई है, तो वो आपका जीवोम की बात होता है। तो यहाँ पर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर पूरा आपका डिटेल में दे दिया गया है। वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और अन्य विविधता वाले एक बड़े क्षेत्र को जीवोम कहा जाता है, और ये एक बड़ा क्षेत्र होता है, छोटा नहीं होता है जीवोम। यहाँ पर रहने वाली प्रजातियों के आधार पर किसी स्थान का बायोम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और जैसे वहाँ पर कोई प्रजाति भी यदि रहती है तो वो एक प्रकार से आपका बायोम हो गया कि ये इस तरह का बायोम है, जैसे आपका टुंड्रा बायोम हो गया, रेगिस्तानी बायोम हो गया। तो बड़े स्तर पर वहाँ पर जीव जंतुओं को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो वो बायोम बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जलीय जीवोम जो है वो विश्व का 75% भाग यहाँ पर जलीय जीवों में, ध्यान रखिएगा। जीवों में मतलब जल पूरा पारितंत्र आपका हो गया, वो पृथ्वी का सबसे बड़ा यहाँ पर जीवों में, ध्यान रखिएगा। जल जो है, क्योंकि 70% पूरा महासागर है आपके, और जो आपका स्थलीय है वो मात्र 30% है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने घटक होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया, देखिएगा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मात्र 2 ही घटक होते हैं, एक आपका जैविक होगा और दूसरा अजैविक होगा। अब ये अलग अलग कैटेगरी में बटे होते हैं, वो अलग बात है, बाकी 2 ही घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ए नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में 2 घटक जैविक और अजैविक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र किससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिनमें पेड़ों की प्रधानता होती है वन पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जड़ी बूटियां, झाड़ियां, लाइकेन आदि आते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर लगभग सही है। जिसमें पेड़ पौधे होते हैं उनको वन पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, और इसमें सब चीज़ें आपकी जड़ी बूटियां, झाड़ियां, ये सब लाइकेन मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि सही यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के वन के पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं।
तो ध्यान दीजिए ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णपाती, शीतोष्णकटिबंध या कोई नहीं। जो पत्तियां गिरा देते हैं पेड़ उनको सीधे सीधे पर्णपाती कहा जाता है। तो यहाँ पर पर्णपाती सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आपका दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी नंबर वाले में, तो बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में बताया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष की पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। देखिए सदाबहार जो वन होते हैं इसमें क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार भी दिया गया है और पर्णपाती भी दिया गया है, तो सदाबहार में पत्तियां गिरने का कोई मौसम नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर क्योंकि नम वातावरण मिलता रहता है, उनको पानी मिलता रहता है, बरसात काफ़ी होती है, तो वहाँ पर पत्तियाँ इतनी जल्दी नहीं गिरती हैं, जिसके कारण वो हर साल हरे दिखाई रहते हैं। क्योंकि निश्चित समय नहीं है, किसी एक पेड़ की गिरती है तो दूसरी पेड़ पे हरे भरा लगा ही रहता है, यानी क्योंकि वहाँ पर कई तरह के पेड़ होते हैं ना, तो वहाँ पर हरा भरा लगा ही रहता है। जबकि पर्णपाती में क्या होता है, वहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं वहाँ पर वो 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। और भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से छोटा होता है, यानी सदाबहार वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है और पर्णपाती वनों दोनों ही उष्णकटिबंधीय हैं, लेकिन पर्णपाती वन कम पाए जाते हैं और वो यहाँ पर अपनी पत्तियां गिराते हैं पर्णपाती वाले। यहाँ पर और यहाँ पर सदाबहार वनों के बारे में यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर और क्लियर आपको यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कौन से वन पाए जाते हैं। तो हमने आपको ऊपर एक बताया था कि पश्चिमी भाग में, यहाँ पर देखिए पूर्वी भाग में आपके क्या होते हैं, पूर्वी भाग में शीतोष्ण यानी शीत होता है, जबकि यहाँ पर देखिए पूर्वी भाग में शीत हो गया, पश्चिमी भाग में क्या होता है, मरुस्थल होता है, रेगिस्तानी इलाका होता है। तो यहाँ पे आप बताइए शंकुधारी वन हो गया, शीतोष्णकटिबंधीय वन हो गया, मध्य अक्षांशीय वन हो गया, भूमध्य सागरीय वन, कौन से वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वन, ये मिलते हैं पश्चिमी भागों में। और यहाँ पर क्यों इनको कहा जाता है भूमध्य सागरीय वन, वो यहाँ पे देख लीजिए, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, किस कारण से इनको कहा जाता है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं वो भी दिया गया है, और कौन से वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, इनको आप तैयार कर लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर यहाँ पर पूरा का पूरा तैयार करिए, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप केवल पढ़ेंगे और समझेंगे तो आसानी से आपको ये क्वेश्चन और यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया प्रेरी, कैंपोस, स्टेबीज या पुस्टाज। तो शीतोष्ण समशीतोष्ण घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाते हैं, यहाँ पर प्रेरी कहलाते हैं उत्तरी अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पूरा डिटेल हमने अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहा जाता है इनको। प्रेरी जंगलों और रेगिस्तानों के बीच मुख्य रूप से महान मैदानों की एक बेल्ट बनाती है। और यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका में प्रेरी निर्माण मुख्य रूप से रॉकी पर्वत जो आपका हुआ है उसके फैलने के कारण हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो घास के मैदान आपके होते हैं उसको पूरा डिटेल हमने दिया हुआ है, जो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उसके बारे में। यहाँ पे देखिए सवाना जो होता है आपका तंजानिया, केन्या वगैरह में यानी मध्य अफ्रीका में मिलता है, कैंपास ब्राजील में, लानोज यहाँ पर कोलंबिया और वेनेजुएला में, क्वासीलैंड उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, सिल्वास अमेजन में होता है, ये भी ब्राजील है आपका, पार्कलैंड यहाँ पर अफ्रीका में मिलता है, पटाना श्रीलंका में घास होती है, स्टेपी यूरेशिया मिलता है, प्रेरी यूएसए, कनाडा, मैक्सिको यानी उत्तरी अमेरिका आपका हो गया, पंपास अर्जेंटीना यानी कि दक्षिणी अमेरिका हो गया, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका हो गया। इसके अलावा यहाँ पर डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में मिलता है, बुग्याल जो होता है वो भारत में उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में मिलता है, तो मर्ग जिसको कहा जाता है। इसके अलावा पुस्ताज आपका हंगरी जो कि यूरोप में मिलता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको घास के मैदानों से जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया वेल्ड कहां पर कहा जाता है, तो यहां पर आपने पढ़ा वेल्ड कहां पर है, यहां पर देख लीजिएगा। तो यहां पर आपका वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों की पत्तियां नुकीली होती हैं। तो सबको पता होगा नुकीली पत्तियां शंकुधारी हो गया, भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो शंकुधारी वन, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि ये बर्फ वाले इलाकों में पाए जाते हैं और बर्फ इन पे पड़ेगा, पत्तियां यदि चौड़ी होंगी तो पत्तियां टूट जाएंगी, सब पेड़ भी टूट जाएगा भारी होने के कारण। नुकीली होती हैं, इस कारण बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है और ये आपकी शंकुधारी वन यानी इसका उदाहरण हो गया। आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर वन उन्मूलन के कौन से कारण है। झूम की कृषि, वनाग्नि, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन, वनों का चारागाह में परिवर्तन, जलावन लकड़ी की मांग। तो यहाँ पर देखिए वन उन्मूलन यानी वन को नष्ट होना, वन कैसे नष्ट हो रहे हैं, तो कौन सा कारण यहाँ पर है। तो यहाँ पर बता सकते हैं, लगभग यहाँ पर दिख रहा होगा सभी कारण यहाँ पर वन उन्मूलन के हैं, यानी वन को नष्ट करने वाले कारण है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार घास को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? डाउन, सिल्वा, सवाना या कैंपास? तो अभी आपने ऊपर देखा ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, और साथ ही उष्णकटिबंधीय होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, कैंपास। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन यहाँ पर कौन है? ट्राइफेड का अपना प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित घास के मैदान को बनी घास भूमि कहा जाता है। अमेजन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और भारत ने 4 वर्ष पहले ही बाघों की संख्या को दुगुना किया 2022 में, जबकि लक्ष्य 2026 का रखा गया। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए ट्राइफेड के नई दिल्ली में स्थित मेन कार्यालय है, मुख्य हेड यहाँ पर है, और 15 क्षेत्रीय कार्यालय सही है ये। गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदान मिलते हैं, ये भी सही है। अमेजन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ईयर चेंज कर दिया गया है। 2022 में इसने नहीं प्राप्त किया है, 2018 में ही प्राप्त कर लिया है, और 2026 का लक्ष्य नहीं था, 2022 का लक्ष्य था। ध्यान रखिएगा, यानी 18 में पार कर लिया, 2000 पास यहाँ पर हो गया, लक्ष्य जो था पा लिया है बाघों की संख्या को दुगना करने का, जबकि 2022 का लक्ष्य था। ठीक है, 2018 में ही भारत सरकार ने यहाँ पर, यानी भारत ने यहाँ पर इसको पूरा कर लिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या जीवाणु? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर होते हैं जो श्रृंखला में, वो मांसाहारी होते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर डिटेल में भी हमने दे दिया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? 2 घटक हमने बताए थे पारिस्थितिक तंत्र के, एक आपका जैविक था और दूसरा क्या था आपका अजैविक था। तो दोनों को आपको ध्यान रखना होगा। अजैविक में क्या आता है, जैविक में क्या आता है। यहाँ पर जैविक को पूछा गया है। वायु, जल, पादप, मृदा। तो देखिए जैविक जिसमें भी जान होती है वो सब जैविक घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो निर्जीव होते हैं वो सब आपके अजैविक में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैविक घटक कौन है? वायु निर्जीव होती है, ये नहीं आएगी, ये अजैव में आएगी। जल भी आपका अजैविक घटक में आएगा, मृदा भी अजैविक घटक में आएगी, मिट्टी। और पादप क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ पर उनको एक प्रकार से जीवित प्राणी की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए ये जैविक घटक है। पेड़ पौधों को यहाँ पर देखिए जीवित प्राणी की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैविक और अजैविक पूरा आसानी से देख सकते हैं, और काफ़ी यहाँ पर हमने डिटेल में भी बताया हुआ है अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं और क्या चीज़ें अजैविक घटक में शामिल होती हैं, पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार अजैविक आपको पता चल जाएगा तो जैविक आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र होना चाहिए? तो राष्ट्रीय नीति जो बनाई गई थी आपकी वही, उसमें 33% भाग पर कहा गया था कि वन होने चाहिए। तो सही आंसर आपका बी दिख रहा होगा, यहाँ पे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्षों के अंतराल पर अपनी रिपोर्ट देता है? तो सभी को पता होगा इसका आंसर 2, 6, 4, 1। तो कितने वर्षों के अंतराल पर देता है? तो 2 वर्षों के अंतराल पर यहाँ पर देता है। ध्यान रखिएगा, ए नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पूछा गया है। ऑप्शन है 7,90,165 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276, 8,44,877, 8,09,537। तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको हर तरह के यहाँ पर तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। और इसके साथ ही इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पूरा आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका वनावरण कितना था, तो 7,13,790 वर्ग किलोमीटर, और 21.71% की वृद्धि हुई है। वृद्धि नहीं, ये आपका टोटल है, यानी टोटल आपका 21.71% भारत का। तो ये ध्यान रखिएगा। वृक्षावरण यहाँ पर आपका है 95,748 वर्ग किलोमीटर, और टोटल है आपका भारत का 2.91%। और दोनों को मिला लिया जाए तो ये आपका हो गया, और टोटल हो गया 24.62%। तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और झाड़ियाँ वगैरह दी गई हैं, ये ज़्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सभी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा रहेगा, एक बार ध्यान में रहेगा तो आप क्वेश्चन जिस तरह भी है कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथन किस प्रकार की वनस्पति के बारे में सही है? कांटेदार झाड़ियाँ, छोटी झाड़ियाँ, आमतौर पर कम वर्षा और शुष्क क्षेत्र, जो पौधे की जड़ें हैं गहरी होती हैं और पत्तियां कांटेदार और मोम जैसी थी। तो यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलता है? रेगिस्तानी वाले इलाकों में मिलता है क्या? वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं, सभी को पता है। और पौधे की जड़ें गहरी इसलिए होती हैं क्योंकि पानी ऊपर से, क्योंकि बरसता नहीं, मिलता नहीं है, तो पानी वो नीचे से लेने की कोशिश करती हैं, जो भी नमी वगैरह है। और यहाँ पर देखिए कम वर्षा यहाँ पर होती है, तो ये सब रेगिस्तान, यानी कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए टुंड्रा होगा नहीं, ठीक है, अल्पाइन होगा नहीं, यहाँ पर मरुस्थल होगा। ये सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। अभी हमने ऊपर देखा कितने परसेंट भूभाग पर वनों का आवरण है, तो ऊपर आपने इसका आंसर देखा अभी पूरी डिटेल में। केवल वनों का आवरण यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर कितने परसेंट है, 21.71% है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन क्या है, 21.30, 23.48, 21.71 या 22.34। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में। वैसे सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है आपके एमपी में, प्रतिशत में कहाँ पर होंगे, ऑप्शन है मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, मिजोरम में होंगे, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा और फिर छोटा, यानी घटते क्रम में। तो यहाँ पर वन क्षेत्रफल का पूछा है, तो वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एमपी में, सभी को पता होना चाहिए। और शुरू के 4 भी आप याद करते हैं तो इस क्वेश्चन का आसानी से यहाँ पर जवाब दे पाएंगे, लेकिन इसमें 5 की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए एमपी के बाद जो आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एमपी के बाद क्या आता है, एमपी के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद जो आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद वो आपका यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़, तो 2 के बाद 3 हो गया। और छत्तीसगढ़ के जो बाद आता है वो आपका उड़ीसा आता है, तो 2 के बाद 3 के बाद 4 आपका हो गया। और जो बचा आपका उसको लास्ट में कर दीजिए, 1 नंबर आंध्र प्रदेश, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए हमने पूरा दिया गया है, जो सर्वाधिक वन क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब एरिया में दिया गया होगा वो, और प्रतिशत का मतलब वो परसेंटेज में दिया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको किसी देश की अर्थव्यवस्था का घोतक माना जाता है, वन, वायुमंडल, जंतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका सीधे सीधे 1 हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो ये जो कहा था ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वृक्ष से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, चीड़, देवदार, साल, उपरोक्त सभी। तो चीड़ भी इमारती लकड़ी देता है, देवदार, साल, ये सभी इमारती लकड़ी के लिए उपयुक्त हैं, सभी से मिलता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग में वनों से प्राप्त कच्चा माल प्रयुक्त नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कागज उद्योग, लोहा इस्पात हो गया, दिया सलाई, रबड़। तो देखिए कागज उद्योग में डायरेक्ट वनों से प्राप्त कच्चा माल यूज होता है, दिया सलाई में भी डायरेक्ट कच्चा माल यूज होता है, रबड़ उद्योग में भी कच्चा माल यूज होता है, लोहा और इस्पात उद्योग में भी वन से प्राप्त जो होते हैं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कच्चा उत्पाद नहीं यूज होता है, यहाँ पर कोयला वगैरह यूज होता है, वो कच्चा उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन किस प्रकार के हमारे लिए सहायक होते हैं, मिट्टी कटाव रोकते हैं, जल को स्पंज की भांति सोखते हैं, ये मिट्टी कटाव रोकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी कटाव दोनों जगह है, तो ये सभी यानी कि उपरोक्त सभी फिर हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी प्राप्ति वनों से होती है, एस्टिक एसिड, कुनैन, एस्टोन, मिथाइल एल्कोहल। तो कुनैन सभी ने सुना होगा, बाकी ये सब जो है आपके यहाँ पर एसिड वगैरह है, तो ये भी वनों से ही जो वृक्ष होते हैं उनसे मिलते हैं, तो सभी यहाँ पर ये सब मिलते हैं आपको। यहाँ पर देखिए किस तरह दिया गया, केवल 2, 1, 2, 4 या सभी, तो यहाँ पर डी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए वर्षा वनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है। ये वन मुख्यतः उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुतायत में होती है, ये वन वर्ष भर धूप वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन वर्षों में इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको चूज करना है और यहाँ पर सही बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर वर्षा वन, क्योंकि उष्णकटिबंधीय इलाका है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो ये भी सही है। वर्ष भर धूप रहती है, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन जो आपकी विषुवत रेखा है उस पर सूर्य हमेशा सीधा पड़ता है, तो वर्ष भर धूप मिलती है इनको, वर्षा भी मिल गई, धूप भी मिल गया, और वर्षा की मात्रा कितनी होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर सही है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में, ये सभी चीज़ें यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पर डिटेल हमने दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में, क्या चीज़ें हैं पूरा ये पढ़ लेंगे, इतने से ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर वृक्ष भी दिए गए हैं, किस तरह के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण नहीं है, आबनूस, बबूल, महोगनी, रोजवुड। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आबनूस आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मिलता है, ऊपर ही हमने लिखा हुआ है, महोगनी भी यहाँ पर मिलता है, रोजवुड भी आपका यहाँ पर मिलता है, और रबर भी यहाँ पर मिलता है।
तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा इसका, क्योंकि वर्षा वन का उदाहरण नहीं है पूछा है, वो आपका बबूल हो जाएगा। बबूल किसमें मिलता है? आपका रेगिस्तान वाले इलाके में, यानी कि ये आपका रेगिस्तान का जो वन होता है उसमें मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ये आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें जैविक और जैविक घटक से शामिल होते हैं, इनकी अपनी उत्पादकता है, यह एक बंद प्रणाली है, यह एक प्राकृतिक संसाधन प्रणाली है। तो यहाँ पर बताइए इसका सही क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। बाकी आपको टेस्ट कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम आगामी के टेस्ट यहाँ पर ला सकें।